गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोगों ने जितने भी टॉपिक सब देखे तो मेरा जो मोस्टली कंसंट्रेशन रहता वो इस बात पर रहता है कि आपको प्रैक्टिकल चीज को दिखाया जाए और वैसी चीज के बारे में बताया जाए जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में अभी तक हम लोगों ने मोस्टली स्टील और कंक्रीट के बारे में ही देखा। कंक्रीट के बारे में ही बहुत कम देखा है, हमने स्टील के बारे में ही ज्यादा समझा है। तो और कुछ डेंसिटी और कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में हमने समझा है। लेकिन आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में, एक चीज मटेरियल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस ब्लॉक जनरली क्या कि ब्लॉक यूज होता है हमारा, हम लोग के साइड पे पहले ब्रिक यूज होता था, उसके बाद फिर हॉलो ब्लॉक आया, फिर कंक्रीट का सॉलिड ब्लॉक आया, अभी एक और ब्लॉक एएसी ब्लॉक आया है। तो एएसी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक है, टॉपिक देखते हैं एएसी ब्लॉक। तो ब्लॉक जनरली हम लोग यूज कहां पे करते हैं? जब हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनने के बाद जो वॉल बनाते हैं पार्टीशन के लिए ना, तो वहां पे हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं। तो उसमें पहले क्या क्या यूज करते थे, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी अपना इंप्रूव हुआ। पहले ब्रिक यूज करते थे, याद है ब्रिक। दूसरा फिर हमने कंक्रीट ब्लॉक यूज किए, कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक में भी हमने हॉलो यूज किया और दूसरा हमने यूज किया सॉलिड को, सॉलिड ब्लॉक। तीसरा अभी यूज कर रहे हैं एएसी ब्लॉक, ये सब पार्टीशन के लिए। और पता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी मुंबई में हैं, ठीक है, जहां पे इन सब चीज को हटा के एक और आ गया है ड्राई वॉल। ड्राई वॉल को भी पार्टीशन के लिए यूज करते हैं। ड्राई वॉल मतलब एक जिप्सम बोर्ड से जो पूरा बनाया जाता है पार्टीशन, उसका, ठीक है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो एएसी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि आखिर एएसी ब्लॉक क्या है, और थोड़ा इसके नेचर को, जब हम इसके साथ काम कर रहे हैं और साइट पे इसके बारे में जान यूज कर रहे हैं साइट पे, तो थोड़ा इसके नेचर को हम समझें कि एएसी ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एएसी ब्लॉक है क्या। एएसी ब्लॉक, एएसी ब्लॉक का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? एएसी ब्लॉक का फुल फॉर्म नहीं पता है। इसको लाइट वेट ब्लॉक जनरली लोग बोलते हैं। एएसी होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक। क्लियर है किसी को इसमें? ये एक क्लियर है, ठीक है। तो जब हमने ये देखा और इसको फुल फॉर्म को समझा, जनरली एएसी बोलते हैं लेकिन एएसी का हम फुल फॉर्म को समझ गए। सेकेंड चीज क्या है कि इसको इंडियन स्टैंडर्ड जो है अपना आईएस कोड, उसको ये दिया हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एफिलिएशन दिया हुआ है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा, फिर इसके बारे में जब हम ज्यादा जानेंगे तो हम इस समझेंगे कि कौन से कोड को। तो इसके लिए जो कोड यूज करते हैं वो है आईएस 2185 पार्ट 3। ओके, ये क्लियर है? मिटा दे इसको, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इतना समझ गए, अब इसके देखते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आखिर हम लोग एएसी ब्लॉक को, ब्रिक को हटा के, सॉलिड ब्लॉक को हटा के, हॉलो ब्लॉक को हटा के हम जब एएसी ब्लॉक को लेके आए तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, और जिसका फायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। तो हम आज इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेज को। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके कितने हैं? पहला एडवांटेज क्या पता है कि ये वर्केबल है। सेकेंड क्या पता है क्या? इकोनॉमिकल। आरसीसी स्ट्रक्चर, डिजाइन। तीसरा क्या पता है क्या? इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। चौथा क्या पता है क्या? चौथा ये थर्मल इंसुलेशन है।
पांचवा इसका क्या है, थर्मल इंसुलेशन हो गया। पांचवा क्या है, फायर असिस्टेंस है। और छठा क्या, साउंड प्रूफ है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। अब एक एक को देखते हैं कि कौन चीज कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, इधर से ही चालू करते हैं, इसको रहने देते हैं, किसी को दिखाएंगे कि पहला है वर्केबल। वर्केबल का मतलब क्या होता है पता है, कोई भी चीज, जैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर में देखते हैं ना क्या बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नहीं है और ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है। मतलब क्या है कि यूजर को यूज करने में जितना सारा आसानी होता है, बहुत आसानी से वो उसको यूज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। और जो चीज को यूज करने में तकलीफ होती है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आती, तो उसको बोलते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो वर्क, यहाँ भी वर्केबल का मतलब वही है कि वर्कर को काम करने में इस ब्लॉक में बहुत आसानी होती है, तो इसलिए क्या है कि ये वर्केबल है। अब आसानी किस किस इसमें होती है, बेनिफिट इसमें क्या क्या है, कैसे आसानी होती है। आसानी इस सेंस में होती है कि सबसे पहले कि हम जानते हैं कि ये एक लाइट वेट है, ठीक है। ब्रिक के मुकाबले इसकी जो डेंसिटी है बहुत कम है। ब्रिक का डेंसिटी कितना था हमने बताया था डेंसिटी में 1920, और इसका कितना है मैक्सिमम 650 तक है डेंसिटी, 650 है। तो कितना का फर्क है, लगभग 1/3 से भी कम का फर्क है। तो ये आसान है, इजी टू हैंडल है, उठाने में आसान है, वर्कर को इंस्टॉल करने में, लगाने में आसान है। एक बेनिफिट। दूसरा क्या पता है, इसको लगाने के लिए सीमेंट मोटार का, ब्रिक की तरह सीमेंट मोटार का जरूरत नहीं पड़ता। एक वो पैन लेता है, वो पैन में वो केमिकल आता है, ज्वाइंटिंग केमिकल जो आते हैं, उसको सिर्फ पानी के साथ हम लोग मिलाते हैं, पेस्ट बनाते हैं और सीधा लगा देते हैं, इजी। तीसरा बेनिफिट क्या है, एक कि जितना देर में कोई भी वर्कर 6 ब्लॉक ब्रिक लगाएगा, उतना देर में वो 1 ब्लॉक लगा देगा। तो फास्ट कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। तो ये सारे वर्केबिलिटी है, मतलब कि ये इतना आसान है। दूसरा हम देखें क्या, दूसरा मैंने देखा कि इकोनॉमिकल आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। जब भी हम लोग, पता है क्या, इकोनॉमिकल आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लोड का एनालिसिस करते हैं कि उस बीम के ऊपर कितना लोड आना है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आना है। तो लोड के हिसाब से क्या होता है कि उसके अंदर उसका डेप्थ सेक्शन का, बीम का डेप्थ, कि बीम कितना डेप्थ का रहेगा, उसका विड्थ क्या होगा, उसमें किस ग्रेड का कंक्रीट जाएगा, तो और कितना स्टील जाएगा, वो उस चीज पर डिजाइन करता है। तो ऑटोमेटिक हमने देखा कि ये ब्रिक के लोड के हिसाब से इसने क्या किया कि 1/3 वेट को कम कर दिया। तो जब वेट स्ट्रक्चर पे कम आ रहा है, तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है वो भी तो लाइट वेट के लिए डिजाइन हो रहा है, वो भी लाइट वेट के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें जो स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है, जो वो कम हो गया, ठीक है। ये हो गया वर्केबिलिटी, हो गया इकोनॉमिकल आरसीसी, ठीक है। तीसरा क्या, इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। अब कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग को पहला हमने देखा वर्केबल को, दूसरा स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, तीसरा क्या, अब ये फिनिशिंग कॉस्ट को कैसे कम करता है। क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक को देखा होगा, ब्लॉक कैसा होता है कि इसका जो शेप होता है ना, वो प्योर शार्प शेप होता है और बहुत स्मूथ शेप होता है। जिससे क्या होता है कि जब हम लोग लगाते हैं, तो आप ब्रिक में देखे होंगे, ब्रिक में एक साइड से जब हम ब्रिक लगाते हैं तो वही साइड स्मूथ आता है, और सेकेंड साइड में क्या होता है कि अंडुलेशन होता है वॉल में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें उस पर प्लास्टर, सीमेंट मोटर का प्लास्टर करना पड़ता है। सीमेंट मोटर पे प्लास्टर करने के बाद फिर हम उस पर कोई फिनिश लेते हैं, या तो जिप्सम पनिंग लेते हैं, फिर पुट्टी लेते हैं, तब जाके उसको हम फाइनल फिनिश वैसा दे पाते हैं। सीमेंट मोटर प्लास्टर में भी एक ये है कि सीमेंट मोटर प्लास्टर करने के बाद जब आप 3mm 2 लेयर या 3 लेयर आप पुट्टी करेंगे, तो भी जिप्सम जैसा फिनिशिंग नहीं आता। तो यहाँ क्या है, क्योंकि ये इसका जो लेवल होता है, ब्लॉक का लेवल होता है, वो ब्लॉक एकदम शार्प शेप में आता है, अच्छे शेप में आता है, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लगाते भी हैं तो बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि इतना स्मूथ फिनिश आता है और कोई भी लेवल में अंडुलेशन नहीं होता, जिगजैग नहीं होता। तो हमें क्या है कि इंटरनल वॉल पे सीमेंट प्लास्टर का पूरा कॉस्ट बच जाता है, वो हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम उसके ऊपर सीधा जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक पे नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज समझिए। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा सीमेंट प्लास्टर का जो कॉस्ट है वो भी बच जाता है। एक दो हो गया।
तो ये चीज भी हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। ओके, अब एक देखते हैं थर्मल इंसुलेशन। नहीं नहीं, एक चीज आप पहले आपको समझाते हैं। एएसी ब्लॉक, जब हमने एएसी ब्लॉक का आपको ये फुल फॉर्म बताया, क्या बताया, क्या है, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। तो आपको दिमाग में सबसे पहले ये आया होगा कि इसका नाम तो कंक्रीट ब्लॉक है, लेकिन इसके अंदर तो कंक्रीट नहीं, कंक्रीट तो है नहीं। आया ये दिमाग में कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कंक्रीट के बारे में कैसा है, कंक्रीट के बारे में हिंदुस्तान में लोगों का तीन सोच के लोग हैं जो कंक्रीट को कैसे समझते हैं। कंक्रीट के बारे में, ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी और सोच के बारे में, कंक्रीट के बारे में हिंदुस्तान में तीन सोच के लोग हैं। एक वो है जो जिनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इस फील्ड से इलिटरेट टाइप है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है एकदम। तो वो कंक्रीट को क्या समझते हैं पता है क्या? कंक्रीट को वो क्या समझते हैं, जो एग्रीगेट यूज होता है ना, पत्थर स्टोन जो यूज होता है ना, तो गांव में आप आज भी जाएंगे ना तो वहां उसी को, वो पत्थर को ही बोलते हैं कंक्रीट, ठीक है। एक सोच ये है जो बहुत भी इलिटरेट टाइप के लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। सेकंड सोच वाले जो आते हैं वो कैसे हैं पता, जिनको सिविल का थोड़ा बहुत नॉलेज है और इसमें कुछ पार्ट इंजीनियर्स का भी है, इंजीनियर भी इसमें कुछ शामिल है, तो उनको वो मिड लेवल के हैं, पता है क्या? तो उनको कंक्रीट के बारे में क्या पता है? कंक्रीट के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, कंक्रीट वो है जिसमें एग्रीगेट प्रेजेंट हो, ठीक है। कंक्रीट में एग्रीगेट का प्रेजेंट होना ठीक है, लेकिन कंक्रीट के और भी टाइप हैं, आप समझिए। तो सेकेंड सोच वाले लोग वो हैं जो बोलते हैं कि पत्थर अगर उसके अंदर है तभी उसको वो कंक्रीट मानते हैं। और एक थर्ड लेवल के लोग, जो थर्ड लेवल के लोग हैं वो थोड़ा हायर लोग हैं, तो वो कंक्रीट को समझते हैं। आप लोगों ने फोम कंक्रीट देखा है क्या? फोम कंक्रीट नहीं देखा, हाँ, तो ये थर्ड लेवल के लोग हैं जिनको फोम कंक्रीट के बारे में पता। फोम कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें आप जब वो कंक्रीटिंग करेगा ना तो आपको उसके अंदर कोई भी 10 mm हो या 20 mm हो, कोई भी एग्रीगेट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक स्लरी मिलेगा, स्लरी जाएगा और वो अपना फ्लोर के ऊपर में हो जाएगा और वो कहानी खत्म, ठीक है। बाद में वो सेटल होता है। तो अब कंक्रीट ब्लॉक में जो कंक्रीट यूज हुआ है ना, वो फोम कंक्रीट ही यूज हुआ है, इसलिए उसके अंदर कोई भी स्टोन चिप्स आपको नहीं मिलेगा, न 10 mm मिलेगा न 20 mm मिलेगा। तो ये इसमें ये है। तो अब कंक्रीट तो समझ में आ गया, अब समझ में आ गया इसका असली डिफिनेशन एएसी का मतलब क्या है, ठीक है। तो बाकी हमने देखे, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं थर्मल इंसुलेशन को। थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या है? थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या है पता है? आपने ब्लॉक को कभी करीब से देखा है क्या? ब्लॉक को करीब से देखा? ब्लॉक को जब आप करीब से देखिएगा ना तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, वाइड्स बने हुए पोर्स। वो पोर्स कैसा पोर्स है पता है क्या? वो पोर्स वैसा ही पोर्स है जैसा कि हम लोग गांव में पहले हम लोग के यहाँ फ्रिज नहीं होता था तो क्या होता था, मटका होता था। तो मटका में क्या होता था कि हम लोग पानी रखते थे। तो मटका के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि मटका के अंदर रखा हुआ पानी क्यों ठंडा होता है, तो जबकि वो तो मट्टी का ही है, फिर उसमें ठंडा क्यों होता है। तो वो अलग चैप्टर है। अभी हम यहाँ इसको बता रहे हैं कि उसमें जो पोर्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब फोम कंक्रीट में क्या होता है कि फोम कंक्रीट में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, समझे क्या? तो जब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना तो इसके वजह से उसमें छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। तो पोर्स बनने के वजह से वो इतना ज्यादा थर्मल इंसुलेशन होता है, थर्मल इंसुलेशन होता है, थर्मल इंसुलेशन। और थर्मल इंसुलेशन के साथ ही क्या है, एनर्जी इफिशियंसी भी है, ठीक है क्या? तो इतना ज्यादा ये थर्मल इंसुलेशन होता है जिसके वजह से ये क्या होता है पता है क्या, कि समर में आपके जो रूम का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिक, और विंटर में रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब भी आप एएसी के ब्लॉक वाले रूम कमरे में रहेंगे ना, एएसी के ब्लॉक वाले कमरे में, तो आपको विंटर के टाइम में ना, ठीक है, हल्की सी टेम्परेचर ज्यादा, इसके ब्रिक के मुकाबले इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और गर्मी के टाइम में, समर के टाइम में इस रूम का टेम्परेचर आपको थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, थर्मल इंसुलेशन तो हो गया, एक है एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी,
एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या? एनर्जी इफिशियंसी का मतलब यह है कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घर में कूलिंग के लिए, तो कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है, इसमें कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो एयर कंडीशनिंग का एसी का कॉस्ट होता है ना, वो इस ब्लॉक के यूज करने से 25% तक रिड्यूस हो जाता है। 25% रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक चीज बताता हूं कि सपोज अगर मान लीजिए कि एक कमरे को कोई एसी है, उसको एक मान लिया जाए कि हम 18 डिग्री या 22 डिग्री टेम्परेचर पे लाना चाहते हैं, तो वहां अगर उस टेम्परेचर पे लाने में अगर 80 मिनट लगता है, किसको? ब्रिक के आपको कमरे में, तो ब्लॉक के कमरे में उसी टेम्परेचर को कितना मिनट लगता है पता है क्या? सिर्फ 60 मिनट। समझे क्या? तो लगभग 25% जो आपका कॉस्ट है ना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का सेव है कूलिंग टाइम में, ठीक है? तो ये एनर्जी इफिशियंसी भी है, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 फायदे देखें। पांचवा देखते हैं फायर असिस्टेंस। फायर असिस्टेंस का मतलब क्या पता है कि इसमें ये जो है ना नॉन कम्बेशेबल मटेरियल है। नॉन कम्बेशेबल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट हिंदी तो उतना मैं भी नहीं जानता हूँ, आपको पता है नॉन कम्बेशेबल मतलब? और कंबशन मतलब क्या होता है? मतलब जो ज्वलनशील, मतलब जलने वाला। नॉन कम्बेशेबल मतलब जो नहीं जलता, ठीक है? तो ये नॉन कम्बेशेबल मटेरियल है, ठीक है? ये जो ब्लॉक है वो नॉन कम्बेशेबल है, और ये 6 आवर तक, इसका कारण में बताया कि 6 आवर का ये फायर रेटेड है। फायर रेटेड यानी फायर असिस्टेंस जो 6 आवर तक का इसमें फायर असिस्टेंस है, तो ये आपको फायर असिस्टेंस भी। दूसरा, अब 5 हमने देखा। छठा है आपका साउंड प्रूफ। हाँ, साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ में क्या है कि इसमें जो पोरस होता है ना, पोरस, वो ड्यू टू दी पोरस की अवेलेबिलिटी के वजह से इसमें ये क्या होता है कि ये साउंड प्रूफ भी होता है, जैसा कि एक्सपर्ट ने इस पर ट्राई करके देखा है। तो जनरली आप मोस्टली देखें ना कि ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो कहाँ यूज होता है? स्टूडियो में। स्टूडियो में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा हॉस्पिटल में, और तीसरा होटल्स में। इन 3 जगह पे इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, और अभी हम लोग रेसिडेंशियल में भी इसका यूज रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कर रहे हैं। तो हमने इसके इतने सारे फायदे देखे, और फायदे के साथ हम इसके कुछ नुकसान देख लेते हैं कि नुकसान क्या क्या है। डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में मतलब क्या पता है क्या? कि ये सब स्ट्रक्चर में ब्लॉक को कभी भी यूज नहीं, यानी बिलो प्लिंथ हम इसको कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है क्या? बिलो प्लिंथ इट कैन नॉट बी यूज, इट कांट बी यूज्ड इन सब स्ट्रक्चर। दूसरा नुकसान क्या है इसका? ये तो पहला नुकसान है कि सब स्ट्रक्चर में हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा नुकसान क्या? दूसरा क्या पता है कि अगर आप ब्रिक के कॉस्ट के साथ अगर इसको देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, हल्का सा स्लाइटली कॉस्टली है, लेकिन ओवरऑल अगर कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है पता है क्या? कि आपको कम ही पड़ता है, ये इकोनॉमिकल है, ठीक है? तो दूसरा है। तीसरा आपको तीसरा इसमें और क्या कि अगर आप 100% फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग अगर आपने खड़ी किया और वो 100% फ्रेम स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बीम, स्लैब, कॉलम, इन सब का लोड जो है वॉल के ऊपर में नहीं है, तो वैसे ही जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने पूरा प्रॉपर इंजीनियरिंग नहीं किया और प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बनाया, और आपने गांव की तरह अगर आप घर बना रहे हैं कि आपने ये बना दिया, वॉल बना दिया, और वॉल बना के उसके ऊपर छोटा सा बीम डाल दिया, आपको पता नहीं कि बीम का साइज क्या है, तो वैसे कंडीशन में आप इसका यूज न करें। लोड बेयरिंग में आप इसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी लोड बेयरिंग में तो आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आप गांव में घर बना रहे हैं और आपने प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो ये मेरा खुद का रिकमेंडेशन है कि आप इसमें ना जाएं, आप ब्रिक में ही जाएं। समझ गए? तो ये सारे तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एक और चीज इसको देख लेते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। ये मेन चीज है ना किसी भी इंजीनियर के लिए। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इसके लिए जो कोड है वो आपको बताया 2185
पार्ट 3 कोड है 2185। इसमें क्या है, इसका पहला है डेंसिटी। इसके जो डेंसिटी है वो 550 से लेके, ये कौन बोला, 2185 कोड में लिखा है, ठीक है। ये इसमें दिया 550 से 650 kg पर क्यूबिक मीटर है, ओके। दूसरा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये मेन चीज स्ट्रेंथ। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप यही, इसलिए मैंने आपको मना किया कि आप लोड बेरिंग में बिल्कुल भी इसको यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो इसका आप हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन ये पता है क्या, ये अगर आप ब्रिक में जाएंगे ना तो ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो होता है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 7.5 होता है, लेकिन यही होता है। तब आप देखिए कि ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये सेकेंड क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ के बराबर है। सेकेंड क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ 3.5 to 4 न्यूटन के आसपास आता है। तो ये है आपका, ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख लिया, 2 हो गया। ये आपका इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तीसरा चीज आपको क्या बोलते हैं कि इसके डायमेंशन को एक बार देखते हैं। किसकी डायमेंशन में भी, इसका जो डायमेंशन है 600 बाई 200 बाई 150 का, 600 बाई 200 बाई 100 mm का। ये डायमेंशन का मोस्टली जो ब्लॉक है वो साइड पे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और इसमें अभी 650 का भी आ गया है, 650 बाई 200 बाई 150 और 650 बाई 200 बाई 150, ये भी आ गया है, ठीक है। अब लेकिन जब साइट पे आएगा तो हमने आपको तो बता दिया कि आप डेंसिटी चेक कर लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लो। आप इसका जब डायमेंशन चेक करेंगे तो डायमेंशन के लिए आईएस कोड ने बोला, IS 2185 पार्ट 3, इसने टॉलरेंस के लिमिट को रखा, टॉलरेंस लिमिट। इसने बोला कि L लेंथ में अगर इसका ±5 mm है तो आप कंसीडर कर लो, चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी में ±3 mm है, चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H में भी बोला कि ±3 mm अगर है, टॉलरेंस लिमिट की बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा अगर आपको वेरिएबल आता है, चेंजर आता है, तो आप क्या करो, ब्लॉक को वापस कर दो, सीधा भेज दो, ठीक है। तो इतने सारे चीज हैं इसमें, ओके। अभी एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, जो ब्रिक और ब्लॉक के बारे में एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, ब्रिक या ब्लॉक वर्क, ओके। तो कितने टाइप के बॉन्ड हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर चर्चा करेंगे, बाकी हम फिर बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। कितने टाइप के बॉन्ड है, एक होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा होता है हेडर बॉन्ड, तीसरा होता है इंग्लिश बॉन्ड, और चौथा होता है फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। इतने टाइप के बॉन्ड होते हैं ब्लॉक वर्क में, लेकिन ब्रिक वर्क में याद रखना। लेकिन यहां जब हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं ना, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड यूज होता है, एक ही बॉन्ड यूज होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, वो इस तरह से कि स्ट्रेचर बॉन्ड किसको बोलते हैं पता है क्या, कि जब भी कोई ब्रिक को या ब्लॉक को along the, अगर उसको हम along the लेंथ अगर उसको हम लगाएं, लेट करें, लेट डाउन करें, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हेडर, स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे देखते हैं बॉन्ड इस तरह का, ये लंबाई, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक लगाया, यहाँ पे ऐसे लिया, ये ब्लॉक बन गया, ये यहाँ से यहाँ लिया, ये बन गया,
फिर इधर से एक ज्वाइंट लिया और यहाँ से यहाँ ब्लॉक लगा दिया, यहाँ से यहाँ ब्लॉक लगा दिया। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी इसके लॉन्ग डायमेंशन के अलोंग जो हम ब्लॉक बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसके जस्ट शॉर्टर डायमेंशन के साइड में अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेडर बॉन्ड। तो इसमें जब भी बॉन्ड बनता है तो एक ही बॉन्ड बनता है, स्ट्रेचर बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? कोई डाउट है? अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।